बच्चों, मैं सीपी सर आज की क्लास में वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 का 5वां सवाल प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या के अंत में यदि 0 है तो वह 2 और 5 से विभाजित होगी। इसलिए हमें जो संख्या दी है 6 की पावर n, इसको हमने 6 को तोड़ लिए 2 गुणा 3 की पावर n और इनके अलग अलग घातांक के इनके रूप में लिख लिया हमने 2 की पावर n, 3 की पावर n, यानी 6 को गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 3। यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अद्वितीय गुणनखंड हैं। तो यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जो इसकी किताब में NCERT की किताब में जो उदाहरण दिए हैं वो भी आपको लगाना है, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के भी। अब आपका अगला सवाल है छठवां सवाल। छठवां सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस धन और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहली संख्या हम लेते हैं 7 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इनमें से हमने 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 7, 11 और धन 1, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया है। अब 11 7 से 70 धन 1 78 हो गए, तो 78 के टुकड़े कर दिए, 13 गुणा 6 हो गए। अब इसमें यानी ये इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यानी इसमें और किसी संख्या से भी भाज्य जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हो गई है जो हमको दी है। दूसरी संख्या हमने ली इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 7 6 5 कॉमन ले लिया, 1 4 3 2 1, ये 3 है। अब ये कितना होगा, गुणा करने पे 1008 हो जाएगा, ये धन 1 है, 1009 हो गया। इस तरीके से इस प्रकार इसके 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं हैं। ये हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया व्याख्या, यानी किसी अन्य की संख्या से भाग चला जाता है अपने या स्वयं के अलावा, एक के अलावा, तो वो जो है भाज्य संख्या कहलाती है। अब है इसके बाद 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इनका समय ज्ञात करने के लिए कि वो कब मिलेंगे, इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 18 का किया 2 से काटा, 2 नाम 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 कट गए। फिर इसी प्रकार ये काट दिए हमने, 12 को काटा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये इनके गुणनखंड हो गए। तो एलसीएम को हमने बताया कि जो सबसे उच्चतम घात वाली पद है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 की सबसे उच्चतम घात क्या है इन सब में,
2 की घात 2, यहाँ 3 की कितनी है, 3 की घात 2, तो ये दोनों हमने लिख लिए, ये घात होगा 4 होगा, ये 9 होगा, 9 चौके 36। तो सोनिया और रवि 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये सवाल आपका 7वां यहाँ पर हो गया है। अब अगला टॉपिक है इसका एक्सरसाइज 1.3 का। उससे पहले हम इसमें प्रीमे पढ़ लेंगे। 1.3 है प्रीमे किताब में आपके, कि मान लीजिए कोई p अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। तो ये प्रमेय की उत्पत्ति है। माना a के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 डॉट डॉट pn है, जहां p1 p2 p3 डॉट डॉट pn अभाज्य संख्या हैं। तो इनका वर्ग किया, a स्क्वायर बराबर 2 बार इनका गुणा कर दिया, तो ये स्क्वायर आ गया इनका। तो दिया है हमें कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ये दिया है। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि वो इसको विभाजित करती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के गुण के कारण प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल p1 p2 डॉट डॉट pn है। इसलिए p को p1 p2 pn से में से एक होना चाहिए। तो a बराबर p1 p2 p3 हो गया, इसलिए p a को भी विभाजित करता है। ये प्रमेय है, इस पर आधारित अब सवाल देखेंगे हम। इसके जो उदाहरण हैं वो भी आप लोग किताब से कर सकते हैं समझ के, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को हल करने से हम विरोधाभास की विधि इसमें लगाते हैं कि हमको अपरिमेय दिए तो इसको परिमेय मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या रूप होता है, बटे में, a बटे b में, या p बटे q भी मान सकते हैं। तो √5 बराबर a बटे b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनमें एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इसमें हमने गुणा कर दिया तो a बराबर √5 भी आ गया। दोनों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर √5b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 5b स्क्वायर। तो अब आप इसमें देख रहे हो कि a के जो गुणनखंड है में 5 के रूप में है, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित है। a स्क्वायर में 5 का भाग चला जाएगा, तो इसलिए लिख दिया कि ये विभाज्य है, इससे भाग जा रहा है इसमें 5 का। तो अब जब फिर में हमने जो ऊपर पढ़ लिया कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। इस समीकरण को 1 मान लिया, इस कथन को 2 मान लिया हमने। अब फिर से हमने माना a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। समीकरण 1 में ये मान रखा हमने, समीकरण 1 ये है, a की जगह 5c रख दिया। ठीक है, तो ये 25c स्क्वायर हो गया, 5j हो गया। अब इसमें 5 का भाग चला गया, तो ये b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बचा। तो अब यही है कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप यहाँ पे समझें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि यहाँ पे a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इस कथन को 2 मान लिया हमने। अब माना कि a बराबर 5c अतिरिक्त पूर्णांक के साथ इसको लिख लिया, जहाँ c एक पूर्णांक है। समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, तो 5c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये 5 से कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर आ गए 5c स्क्वायर। तो अब b स्क्वायर का गुणनखंड 5 के, ये 5 हो गया, तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा। 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अब b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब 2 और 3 कथन से हमें पता चलता है, समीकरण 2 व 3 से हमें पता चलता है कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड में 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया है सवाल। अब
अगले भाग में इसके शेष सवाल कराए जाएंगे।